Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल पैकेज सीरीज का चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंट्रोलिंग। ओके, सो इस सीरीज की 7 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। किसी भी स्टूडेंट ने अगर एक भी वीडियो स्किप की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है, जाओ फट से वहां पे और देख लो वीडियो। ओके, सो अब मैं आपको समझा देती हूँ एक बार कि ये सीरीज में है क्या। फुल पैकेज सीरीज बेसिकली आपके सैम्पल पेपर पे बेस्ड है। सीबीएसई ने कुछ टाइम पहले सैम्पल पेपर रिलीज किया था जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म किया था। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सीरीज बनाई हुई है हमने और वही आपको रिलीज करते हुए जा रहे हैं। पहले इसका पीडीएफ अवेलेबल होता है, कम्युनिटी पोस्ट पे उसका लिंक होता है, आप लोग वहां जाके उससे क्वेश्चंस देखते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है या इस क्वेश्चन का आंसर हमें एक बार क्रॉस चेक करना है, ये करना है वो करना है, तो आप वीडियो में देखने के लिए आते हैं, वीडियो देखने के लिए आते हैं ताकि आप चेक कर सके कि आपके क्वेश्चन ठीक थे कि नहीं थे और जिनके आंसर्स आपको नहीं पता उनके आंसर्स लेने के लिए। ठीक है, सो ये पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। अगर कोई स्टूडेंट कुछ और वे में चल रहा है तो जस्ट माइंडेड। ठीक है, चलो, सो 8 चैप्टर का ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं दैट मैग्नेट ब्रेन्स अब बुक्स और ई बुक्स भी सप्लाई कर रहा है। किसी भी स्टूडेंट को अगर सब कुछ सारा कोर्स एक ही जगह इंटीग्रेटेड वे में चाहिए तो ये ई बुक्स आप ले सकते हैं। इसको लेने का एक छोटा सा तरीका है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको जाना है। उस फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी हुई है वो फिल करनी है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैग्नेट ब्रेन्स के पास आ जाएगी। फिर ये लोग आपको खुद से कॉल करेंगे एंड दे विल टेल यू कि आप बुक्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, सो जिस भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है प्लस ज़रूरत है वो ले सकते हैं। ओके, चलिए अब इस सीरीज के इस वीडियो में क्वेश्चंस किस तरह से रहने वाले हैं वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 to 20 होंगे 1 मार्क ईच के, जो कि रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यूज। अब इन एमसीक्यूज में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मैच द फॉलोइंग वाले भी आएंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। मतलब इनमें से कोई भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज में इंट्रोड्यूस किया है, तो ये नई चीज़ है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 21 to 24 3 मार्क्स ईच के हैं और ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। फिर है आपके क्वेश्चन 25 to 30, ये आपके 4 मार्क्स ईच रहेंगे। अगेन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, साथ में हो सकता है कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाए। देन क्वेश्चन 31 to 34 लास्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि 6 नंबर ईच के होंगे और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल एज केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे ना मैसेज करके बोल रहे थे कि मैम केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करनी है, केस स्टडीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दीजिए। तो बेटा मैंने 12th क्लास के लिए ऑलरेडी हर एक चैप्टर की 20 केस स्टडीज़ पे वीडियोस बनाई हुई हैं। आप लोग अगर बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लिखवा दूंगी प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से देख लेना। मतलब उसमें मैंने हर एक चैप्टर से 20 जो सबसे बढ़िया केस स्टडीज थी वो उठाई थी और उनका आंसर आपको मतलब पूरी केस स्टडी समझाते हुए आंसर करके बताया था। ठीक है, तो वो ना मतलब आपकी सारे केस स्टडीज़ की, सारे पैटर्न की केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस एक ही जगह करवा देगी। तो वो वीडियोस याद से देख लेना। यहाँ पे तो चलो 2 ही क्वेश्चंस होंगे, बट देन वहाँ पे यू विल गेट 20 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से, तो काफ़ी फायदेमंद है आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस पे, कि इस पूरे उसमें क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चंस होंगे। सब क्वेश्चन के मार्क्स उनके आगे लिखे होंगे। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट करने हैं, ब्रीफ में करने हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कथा नहीं सुनानी है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं करना है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप 50 से 75 वर्ड्स में अपनी बात कंप्लीट कर देंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में दे आर एक्सपेक्टिंग 150 वर्ड्स में आप पूरी बात कर देंगे। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, और आपको कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, तो आपको वो सारे एक ही जगह अटेम्प्ट करने हैं, अलग अलग जगह पेपर शीट में नहीं करने हैं, आंसर शीट में नहीं करने हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्वियसली एमसीक्यू है, तो क्या बोलता है देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन है। इट सेज मैनेजरियल कंट्रोल implies
the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviations to assure attainment of objectives according to the plan. This definition has been given by Kuhns and O'Donnell, Peter Drucker, Henry Fayol, Chester Barnard. बताइए, ये जो पूरी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन में, ये किस इंसान ने दी थी? यू रिमेंबर, मैं आपको हमेशा हर चैप्टर में डेफिनेशंस पढ़ाती हूँ अलग अलग लोगों की दी हुई। एक दो बच्चों ने इनिशियली मुझे बोला भी था कि मैम आप एक ही डेफिनेशन में काम चला दिया करो, सारी डेफिनेशन मत बताया करो। बेटा मैं इसीलिए बताती थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ से एमसीक्यू पिक किए जाते हैं। पास्ट ईयर्स के एग्जाम्स को उठा के देख लो, पेपर्स को उठा के देख लो, यू विल सी कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यस इंडीड आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। थोड़े से फैक्चुअल हैं, रट्टेबाजी चलती है ऐसे क्वेश्चंस में। ये बोल रहे हैं मैनेजरियल कंट्रोल में हम अपनी अकम्पलिशमेंट को मेजर करते हैं, मतलब हमने जो अचीव किया उसे मेजर करते हैं, और हमने जो स्टैंडर्ड्स पहले से सेट करके रखे थे उसके साथ उसे कंपेयर करके डेविएशन फाइंड करते हैं ताकि हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें जो कि हमने प्लान्स में डिसाइड किए थे। अब ये डेफिनेशन किसने दी है? द करेक्ट आंसर इज कुन्स ऑर्डिनल ने दी है ये डेफिनेशन। ओके, याद रखिएगा। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। इनमें से कौन से वाला नेचर है कंट्रोलिंग का? फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकेंड है परवेसिव, थर्ड है कंटिन्यूस प्रोसेस, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स, ये सारी सेम बातें होती हैं। क्वेश्चन में अगर बोला हुआ है 4 नेचर ऑफ कंट्रोलिंग बताइए तो भी आपको सेम आंसर लिखना है, 4 फीचर्स पे भी वही आंसर लिखना है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आपको वही आंसर लिखना है। ओके, चलिए बताइए कौन सी इनमें से चीज कंट्रोलिंग के नेचर को अच्छे से डिस्क्राइब करती है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन से फीचर्स पढ़े हैं आपने कंट्रोलिंग के? सारे पढ़े हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। यस, कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यस ये परवेसिव है, यस ये कंटिन्यूस नेचर की प्रोसेस है, कभी रुकती नहीं है। सो यस इंडीड ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। सो आपका करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, controlling provides direction to all activities and each department and employee is governed by predetermined standards which helps in establishing dash among them: organizing, planning, directing, coordination। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? कंट्रोलिंग बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करती है सारी एक्टिविटीज को, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे एम्प्लॉयज को जिनको प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स द्वारा गवर्न किया जाता है, और ये क्या एस्टेब्लिश करने में मदद करती है सबके बीच में, अमंग ऑल क्या मदद करती है, क्या एस्टेब्लिश करने में मदद करती है? ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन। बताइए डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉय, सारी एक्टिविटीज में क्या एस्टेब्लिश हो सकता है? प्लानिंग एस्टेब्लिश हो सकता है, या कंट्रोलिंग, या डायरेक्टिंग, या ऑर्गेनाइजिंग, या कोऑर्डिनेशन? कंट्रोलिंग ऑप्शन नहीं है बाय द वे, एंड द करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेशन। ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन था, राइट? चलिए क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज और आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन से वाला फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बियॉन्ड है? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन लेवल, ऑल ऑफ द अबव। किस चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है? इनमें से किस चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है? गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज, टेक्नोलॉजी में चेंज, कंपटीशन लेवल, ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज पे कंट्रोल है कि हम गवर्नमेंट को बोले नहीं हमें नहीं चाहिए वाली पॉलिसी, मत इंट्रोड्यूस करो? हम ऐसा गवर्नमेंट को बोल सकते हैं? वो बोलेंगे कहाँ से आए पागल उठ के, है ना? चेंज इन टेक्नोलॉजी, नई नई एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, क्या हम रोक सकते हैं उसे कि नहीं अब इसके बाद कोई भी R&D नहीं करेगा, कुछ नया नहीं चाहिए हमारे वर्ल्ड में, हमें जो जैसा है वैसे ही रहे? नहीं हो पाएगा ये। कंपटीशन लेवल, कल हमारा पड़ोसी डिसाइड करता है कि उसे वही बिजनेस स्टार्ट करना है जो हमारे पास है, मतलब जो हम चला रहे हैं, क्या हम उसे रोक पाएंगे कि नहीं तूने अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा? बोलेगा मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करूंगा ये बिजनेस स्टार्ट। सो यस इंडीड ये तीनों ही चीजों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड। कंट्रोलिंग को परवेसिव फंक्शन बोला जाता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ परवेसिव? उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। इसे क्यों बोला जाता है परवेसिव फंक्शन? क्यों? इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग को हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नहीं हो, और सारे लेवल्स पे भी, एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टू इंश्योर द वर्क एट एवरी स्टेज इज परफॉर्म्ड एज प्लान। हर एक लेवल पे भी फॉलो किया जाता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोथ ए एंड बी। बताइए, ये बोल रहे हैं कंट्रोलिंग को परवेसिव फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। एंड एट द सेम टाइम सेकेंड ऑप्शन में ये बोलता है ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, या फिर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, या फिर बोथ ए एंड बी। परवेसिव का एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है ना आपने? एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे ये एप्लीकेबल होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब ही यही होता है, हर जगह अप्लाई होने वाला, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, या हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होने वाली चीज। सो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे डी आएगा आपका राइट आंसर। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? इनमें से कौन से वाला कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है? दे आर आस्किंग यू। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन से वाला कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे नॉट जैसे वर्ड को स्किप नहीं करना है, ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन हमें। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेकेंड है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फोर्थ है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से कौन से वाला कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है? स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी जज करते हैं ये, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते हैं। बताइए, एक ही इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा, दैट इज फोर्थ वन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। नो, दैट्स नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। बाकी हमने तीनों पढ़े हुए हैं इंपॉर्टेंस में। ओके अच्छा, येस्टरडे समबडी वाज आस्किंग मी कि मैम बिजनेस स्टडीज में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही इंपॉर्टेंट होती है या फिर हमें पॉइंटर्स भी याद रखने पड़ते हैं? तो बेटा मेरा कहना ये रहेगा, आपको हेडिंग्स भी टू एन एक्सटेंट याद रखनी पड़ेगी। आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके चलो, लेकिन आप थोड़ा बहुत पॉइंट्स भी तो याद रखो ना कि आपको लिखने कौन कौन से हैं। तुम्हारी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं लेकिन तुम्हें पॉइंट्स ही याद नहीं है दिमाग में। मैं ये नहीं बोल रही हूबहू तुम्हें जो बुक में पॉइंट्स लिखे हुए हैं वैसे ही लिखने हैं। बुक में अगर कोई हेडिंग लिखी हुई है तो तुम्हें वैसी ही हेडिंग लिखनी है, नॉट नेसेसरी, बट अपने वर्ड्स में तो लिखो एटलीस्ट। पॉइंट्स तो होने चाहिए तुम्हारे पास। तो यस इंडीड पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए सारे के सारे। बाकी ज़रूरी नहीं है बुक वाली लैंग्वेज ही हो, अपनी खुद की लैंग्वेज भी हो सकती है। ओके चलिए, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ डैश स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस। सेल्स वॉल्यूम, कितने अमाउंट में सामान बिक रहा है। सेल्स एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है सेल्स पे। एडवर्टीजमेंट पे कितने एक्सपेंसेस जा रहे हैं हमारे। ये सारे कौन से स्टैंडर्ड्स का पार्ट है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस। बताइए कौन से उसका पार्ट है? द करेक्ट आंसर इज मार्केटिंग का। आप देखिए ना, सेल्स एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस क्यों इनकर होंगे? क्योंकि आप सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्स बढ़ाने की कोशिश इंसान कैसे करता है? मार्केटिंग करके करता है ना। अगर मान लीजिए मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे ऑब्वियसली अपनी सेल्स इंक्रीज करनी, सेल्स करनी ही है एट द फर्स्ट प्लेस, तो मुझे मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो ये कौन से उसमें आएगा? मार्केटिंग में आएगा। सो सेवेंथ का राइट आंसर है बी। आई होप इतने जितने आंसर्स अभी तक हमने मार्क किए हैं उनमें से किसी में आपको कोई तकलीफ नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स ने पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करके देखे, आई होप आपसे सारे क्वेश्चन बन गए थे, बिकॉज लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है क्वेश्चंस का, मॉडरेट रखा है से अपने उसको देखते हुए, सैम्पल पेपर को देखते हुए। ठीक है चलिए, इन कंट्रोलिंग प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इज measurement of actual performance, comparing actual performance with standards, analyzing deviations, taking corrective action.
कंट्रोलिंग प्रोसेस, अगेन एक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है और मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ दैट जितनी भी प्रोसेसेस हैं सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी प्रोसेस आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो हम स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करते हैं द बिगनिंग, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोसेस का कोई भी पार्ट वो आपसे पूछ लेंगे, कोई भी स्टेप आपको देंगे और बोलेंगे या तो इससे पहले वाला स्टेप बताओ या इसके बाद वाला स्टेप बताओ, तो आपको पूरी पूरी प्रोसेस स्टेप वाइज याद होनी चाहिए। यहाँ आपको बताना है कि एक बार आपने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर लिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होती है या एक्चुअल और स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन होता है, डेविएशन फाइंड करनी होती है, करेक्टिव एक्शन लेना होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, डेविएशन क्या होते हैं, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस कब पता चलेंगे, जब कंपैरिजन होगा। करेक्टिव एक्शन तो तुम तब लोगे ना जब तुम्हें डेविएशंस पता होंगी, और कंपेयर तो तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से तब करोगे ना जब तुम्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा कि कितना आया है। तो यस इंडीड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी होता है एज ए लाइक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है। चलिए 9th क्वेश्चन, अंडर कंट्रोलिंग ऑफ HR एरिया करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन फॉर हाई लेबर टर्नओवर रेट, लो लेबर टर्नओवर रेट, जीरो लेबर टर्नओवर रेट, लो लेबर एब्सेंटिज्म। बताइए क्या होगा करेक्टिव एक्शन, क्या होगा करेक्ट आंसर। कंट्रोलिंग HR एरिया, HR एरिया में अगर आप कंट्रोलिंग करते हैं, HR एरिया में अगर आप कंट्रोलिंग करते हैं तो करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन फॉर। करेक्टिव एक्शन किसके लिए लिया जा सकता है, हाई लेबर टर्नओवर रेट के लिए, लो लेबर टर्नओवर रेट के लिए, जीरो लेबर टर्नओवर रेट के लिए, या लो लेबर एब्सेंटिज्म के लिए। आप ये सोच के देखो पहले तो कि टर्नओवर रेट क्या होता है। टर्नओवर रेट होता है कितनी तेजी से आए, कितनी तेजी से गए, कितनी तेजी से आए, कितनी तेजी से गए, मतलब आना जाना, आवन जावन लोगों का टर्नओवर खिलाया जाता है। हाई लेबर टर्नओवर मतलब ये आवन जावन बहुत ज़्यादा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बाग टिक नहीं रहे हैं। लो लेबर टर्नओवर रेट मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आवन जावन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो एक बार आता है वो कायदे से टिक जाता है। ज़ीरो लेबर टर्नओवर रेट मतलब कोई लेबर टर्नओवर नहीं है, जो जैसे आया था वहीं पे ही टिका हुआ है आज तक, कोई दिक्कत नहीं है। लो लेबर एब्सेंटिज्म ये तो छोड़ ही दो तुम, ये तो मैं तुम्हें वैसे ही वो करवा देती हूँ, इनकरेक्ट मार्क करा देती हूँ। चलो थोड़ा सा और तुम्हारे लिए चॉइस इजी कर देते हैं, 50-50 की चॉइस है अब तुम्हारे पास। बताओ कंट्रोलिंग HR एरिया में हाई लेबर टर्नओवर रेट पे होगी या लो लेबर टर्नओवर रेट पे होगी, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज हाई लेबर टर्नओवर रेट पे होगी। ऑब्वियसली हाई लेबर टर्नओवर हमारे लिए बुरी चीज़ है, क्योंकि आवन जावन अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा है, कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टिक नहीं रहा है, तो ऐसे में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, क्योंकि कोई टिकेगा नहीं, एफिशिएंसी नहीं आएगी प्रोडक्शन में, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन इन सर्टेन ड्यूरेशन गिर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये बोलता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन विच द मैनेजर्स टेक्स करेक्टिव मेजर्स टू ब्रिंग बैक सम एवरीथिंग ऑन ट्रैक. Sometimes even after best efforts, if deviations cannot be corrected, then what should be done? Revise the standards, fire the managers, shut the company, none of the above. Wow, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन ये जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं वो बहुत ही बेकार दिए हैं, कोई भी इजीली पहचान जाएगा करेक्टिव मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, क्या बोल रहे हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब तुमने डिफरेंसेस फाइंड कर लिए हैं एक्चुअल में और जो तुमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उन दोनों में, राइट। अब तुम्हारे पास क्या है, डेविएशंस के बाद एक स्टेप आता है कि करेक्टिव एक्शन लो, रेमेडियल एक्शन लो। तुम जो भी डेविएशन तुमने दी है, जो भी डिफरेंसेस, जो भी गैप तुमने उत्पन्न किया है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करो।
ये फाइनल स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, जिसमें मैनेजर्स करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएं. Sometimes even after best efforts, if deviation cannot be corrected, then what should be done? ये बोलते हैं भैया एक मैनेजर ने अपनी जिद्दोजहद लगा दी करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो डेविएशंस को कम नहीं कर पा रहा है. मतलब फिर भी वो जो उसने डिसाइड किया था उसे अचीव नहीं कर पा रहा, हमेशा डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमेशा डेविएशंस आ रही हैं. तो ऐसे सिनेरियो में उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या वो स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करे, क्या वो मैनेजर को फायर कर दे कि भैया तुझसे तो हो नहीं पा रहा, तू तो निकल चल मेरी कंपनी से, या कंपनी को बंद कर दे, या नन ऑफ द अबव. भैया बहुत तुमने जिद्दोजहद लगा ली डेविएशंस को करेक्ट करने में, खत्म करने में, बट हो ही नहीं पा रहा है. तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप कायदे से क्या होगा कि ये देखना कि स्टैंडर्ड्स हमने कुछ ज्यादा ही ऊंचे तो नहीं सेट किए हुए. फिर हम स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं. भैया कोई एवरेज स्टूडेंट है, नहीं आई विल से कोई डम स्टूडेंट, नहीं डम राइट वर्ड नहीं होता, एक ऐसा स्टूडेंट है जो वैसे बहुत स्मार्ट है लेकिन स्टडीज़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंट दो अलग अलग चीज़ होती है, राइट? तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्लास में मतलब बिल्कुल आस पास पे आता है, मुश्किल से पास हो पाता है. अब उस दिन एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं 90% लाऊंगा, 95 लाऊंगा, ठीक है. अब उसको पता है कि भैया उसके 30-40 मुश्किल से आते हैं और उसने 95 का सपना देखा. चलो कोई बात नहीं, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं होती, कुछ लोग अचीव भी कर लेते हैं. बट वो जितनी भी मेहनत लगा रहे हैं ना, वो 50, 60, 70, मैक्स टू मैक्स 80 पे जाके रुक रहे हैं. उससे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, चाहे वो अपनी 200% क्यों नहीं लगा रहा. तो ऐसे सिनेरियो में उसको ये समझ जाना चाहिए कि उसने जो गोल सेट किया, उसने जो स्टैंडर्ड सेट किया, उसने जो बार सेट किया, वो बहुत ऊंचा है उसके लिए. उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए, उसे अपना टारगेट 85, 80, 82 ऐसा कुछ रख लेना चाहिए, ठीक है. तो बस वही चीज़ होगी कि आप स्टैंडर्ड्स को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे. चलिए क्वेश्चन 11. ओके, यहाँ आ गया आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो इट सेज मैच द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डेविएशन विद करेक्टिव ऑप्शंस टू बी टेकन टू करेक्ट देम. आपको डिफरेंट कॉजेज ऑफ डेविएशंस को करेक्टिव ऑप्शन से मैच करना है. मतलब कुछ डेविएशंस दी हुई हैं, कुछ कॉजेज दिए हुए हैं डेविएशन के कि किन वजहों से डेविएशन हो रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ करेक्टिव ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको दोनों को मिक्स करना है, ठीक है, मैच करना है, सॉरी. डिफेक्टिव मटीरियल, डिफेक्टिव मशीनरी, डिफेक्टिव प्रोसेस, डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशंस, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रोसेस, change the quality of materials, improve physical conditions of work, repair, replace machine. चलिए ऐसे क्वेश्चंस में ना यूजुअली ऑप्शंस दिए होते हैं पहले, बट हमें पहले ऑप्शंस पे नहीं जाना चाहिए. हमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए यहीं पे मिक्स मैच कर लेना चाहिए कि कौन सा पॉइंट किसके साथ जा रहा है. उसके बाद हमें ऑप्शंस पे जाना चाहिए कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कि ये मिक्स मैच जो हमने किया उसके साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा हो, सेम जा रहा हो. इफ़ येस तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा. जैसे यहाँ मैं देखूं डिफेक्टिव मटेरियल है, दैट्स अ कॉज ऑफ डेविएशन है. उसका करेक्टिव वो क्या हो सकता है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मॉडिफाई कर दे? नहीं. चेंज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, यस, मटेरियल की क्वालिटी को चेंज कर दो. डिफेक्टिव मशीनरी है, प्रोसेस को मॉडिफाई करो? नहीं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है. इंप्रूव फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क? नहीं. प्रिपेयर रिप्लेस मशीनरी, ये इसके साथ मैच होगा, बहुत इजी ऑप्शन है ना. डिफेक्टिव प्रोसेस से डिफेक्टिव है तो उसको क्या करोगे? मॉडिफाई करोगे. डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशंस, तो उसे क्या करोगे? इंप्रूव करोगे. सो ऑप्शन हमारा क्या बैठ रहा है? 1 कनेक्ट हो रहा है 2 से, फिर 2 कनेक्ट हो रहा है 4 से, 3 कनेक्ट हो रहा है 1 से, और 4 कनेक्ट हो रहा है 3 से. क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है? देखिए यहाँ पे 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. ये बेस्ट तरीका होता है. अगर तुम पहले ही यहाँ पे आ जाते ना और इन ऑप्शन को मिक्स मैच करके देखते, कंफ्यूजन हो जाता. इसलिए पहले खुद मैच करो सबको, ठीक है, खुद सबको मैच करके देखो, अपना ऑप्शन तैयार करो, मैच करो. ऐसे ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं क्या? यस करते हैं, तो बिल्कुल वही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. अंडरस्टूड. चलिए
12th question. Taking corrective action is dash step in the process of controlling. First, second, third, last. Corrective action लेना कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन से नंबर का स्टेप है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर लास्ट है? बताइए. पहला है, दूसरा है, तीसरा है या लास्ट है? It's the last step of controlling process. So D will be the correct answer. चलिए 13th question पे चलते हैं. Planning is guided by past experience and corrective actions taken in the controlling process. Thus, it is regarded as backward-looking function, forward-looking function, pervasive function, none of the above. Planning is guided by past experiences and corrective action taken in the controlling process. जो प्लानिंग होती है वो पुराने एक्सपीरियंसेस पे और जो करेक्टिव एक्शन लिए थे कंट्रोलिंग के टाइम पे उस पे बेस्ड होती है. तो इससे हम क्या बोलेंगे? इट्स अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन या परवेसिव फंक्शन. हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि देखो जो हमारी प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के बारे में होती है लेकिन ये पास्ट पे बेस्ड होती है. फ्यूचर के बारे में होती है लेकिन ये पास्ट पे बेस्ड होती है. वहीं पे जो करेक्टिव एक्शन होते हैं वो पुराने उसकी एनालिसिस होती है, तुमने क्या किया है, कितना कर पाए हो तुम, और ये आगे की प्लानिंग में, फ्यूचर प्लानिंग में क्या करती है? हेल्प करती है. तो यहाँ तुमसे पूछा जा रहा है यही चीज़ कि जो प्लानिंग है वो पुरानी वाली कंट्रोलिंग और उसके करेक्टिव एक्शंस पे मतलब जो भी आपने लिए थे उन पे बेस्ड होती है. तो इसे क्या बोलेंगे? बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग या फिर परवेसिव या फंक्शन. ओ सॉरी, दिस नन ऑफ द अबव. पीछे की तरफ देख रहे हैं ना, तो कौन सी वाली होगी? बैकवर्ड लुकिंग होगी. सिंपल, दैट्स इट. So A will be the correct answer of this question. चलिए let's move to question number 14. ये क्या बोल रहा है? Okay, 14th question में बोलते हैं in controlling process while setting performance standards can be set in quantitative terms only, in qualitative terms only, both A and B, या फिर in subjective terms. जब हम बोलते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में कि हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स किस किस टर्म्स में सेट हो सकते हैं? क्वालिटेटिव वे में हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव वे में हो सकते हैं, सब्जेक्टिव वे में हो सकते हैं या फिर बोथ ए एंड बी. बताइए. देखिए जब भी आपको मेजरमेंट करनी होती है तो इट्स प्रेफरेबल कि आप जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव वे में सेट करें. ठीक है, ऑन द स्केल ऑफ 10, 8, 9 ऐसे कुछ सेट करें. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी. सब्जेक्टिव टर्म्स में फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता. दैट्स वाई वी से कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो या तो हम क्वांटिटेटिव वे में करते हैं या क्वालिटेटिव, मतलब अच्छा बुरा ये वो ऐसे. ठीक है, चलिए 15th question है which of the following statements does not highlight the relationship between planning and controlling. इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप को हाईलाइट नहीं करती है? does not highlight the relationship between planning and controlling. फर्स्ट है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है? सेपरेबल ट्विन्स है मैनेजमेंट के. प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग मीनिंगलेस है, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग ब्लाइंड है. प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. बताइए which of the following statements does not highlight the relationship between planning and controlling. इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप को हाईलाइट नहीं करती है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है? अलग अलग करे जा सकने वाले ट्विन्स हैं मैनेजमेंट के. प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग के मीनिंगलेस होती है, कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के ब्लाइंड होती है. प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव होती है वेयर एज कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव नेचर की होती है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. इंटर मतलब एक दूसरे से रिलेटेड और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है. सो आप बताइए इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट सही नहीं है इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में?
एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि ये नॉन सेपरेबल होती हैं, एक दूसरे से इन्हें जुदा नहीं किया जा सकता है। जबकि यहाँ क्या मेंशन्ड है? सेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, विच इज नॉट राइट। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 16th क्वेश्चन है हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और उसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब मैं थोड़ा सा एनालाइज करके बताती हूँ आपको। इस पिक्चर में यहाँ एक इंसान है जो सेल्स को गिरते हुए दिखा रहा है। देखिए पिक्चर के हर एक एस्पेक्ट को आपको बहुत गौर से देखना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस पिक्चर पे तो ध्यान करते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, यहाँ क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। आप अगर पिक्चर को देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए देखना आपको। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि जो सेल्स है वो नीचे गिर रही है, मतलब सेल्स डिक्रीज हो रही है। और इस टाइम इस तरफ लिखा हुआ है रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन, मतलब हम क्या रेमेडी ले सकते हैं, मतलब सेल्स नीचे हो रही थी तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या रेमेडी ली जा सकती है, ये इंसान इन बाकी 4 लोगों को बता रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फाइंडिंग डेविएशन इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। डेविएशंस फाइंड करने के बाद और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में। देखिए ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था सेल्स नीचे जाएंगी, बट सेल्स नीचे जा रही हैं, मतलब डेविएशन हो रही है। जो हम एक्चुअल प्लान सोच के बैठे हुए थे उससे हम कहीं ना कहीं हट रहे हैं, तो ये डेविएशन आई, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बस वही आपको बताना है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट टाइम मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड, टेकिंग रेमेडियल एक्शन या नन ऑफ द अबव। करे डेविएशंस फाइंड करने के बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज टेकिंग रेमेडियल एक्शन। यहीं से आप देख सकते थे कि इनके जब वर्क मतलब वैसा नहीं चला जैसे इन्होंने प्लान किया था, डेविएशंस हो गई, तो उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने रेमेडियल एक्शन सोचा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग रेमेडियल एक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 2 स्टेटमेंट्स दी होती हैं। 2 स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आपको ये पता लगाना होता है कि कौन से वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा इन दोनों में से एक इनकरेक्ट है तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इन दोनों ऑप्शन में से। ठीक है, इन दोनों में से तुम कैसे सेलेक्ट करोगे कि सही आंसर कौन सा है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड एट द सेम टाइम एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं, मतलब जो रीजन में लिखी हुई चीज़ है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। बट अगर ऐसा नहीं होता, नीचे लिखी हुई चीज़ सच तो है, ऊपर लिखी हुई चीज़ भी सच है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन। कंट्रोलिंग डेविएशंस को प्रिवेंट कर सकती है। कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज डेविएशन बाय टेकिंग एक्शन एंड डिसीजन दैट रिड्यूस देयर रेकरेंस। कंट्रोलिंग पहले तो लिखा हुआ है कि डेविएशन को प्रिवेंट कर सकती है, फिर बोलते हैं कंट्रोलिंग मदद करती है डेविएशंस को मिनिमाइज करने में करेक्टिव एक्शंस लेके या ऐसे एक्शन लेके जो कि रेकरेंस को रिड्यूस करते हैं। चलिए बताइए क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एंड करेक्ट आंसर इज नो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहां लिखा हुआ है कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन। हाउ कम? हम कंट्रोलिंग से ये करने की कोशिश करते हैं कि हम डेविएशन को जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करें, लेकिन ऑल टुगेदर उसको प्रिवेंट कर देना मतलब हटा ही देना डेविएशन। मतलब सोचा है 95% लाने हैं तो 95% ही लाने हैं और उतने ही आएंगे। कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है? नहीं, कंट्रोलिंग कभी ऐसा इंश्योर नहीं कर सकती। कंट्रोलिंग कोशिश करती है कि डेविएशंस ना हो, लेकिन कंट्रोलिंग ऑल टुगेदर डेविएशंस प्रिवेंट कर दे ऐसा नहीं हो सकता, वरना करेक्टिव एक्शन तो लेना आता ही नहीं, क्योंकि भैया डेविएशन ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ए में लिखी हुई चीज गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन बोलते हैं control is exercised at all levels of management. Controlling is a pervasive function. Control is exercised at all levels of management. Controlling हर एक level of management पे applicable होती है, उनके द्वारा exercise की जाती है।
फिर कंट्रोलिंग के बारे में बोला है कि इट्स अ परवेसिव फंक्शन। बताइए क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? यस, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसमें से आंसर आपका नहीं होगा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? हर लेवल पे एप्लीकेबल होना क्या परवेसिव फंक्शन कहलाया जाता है? सो द आंसर इज यस। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, परवेसिव फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी, यही बोलता है कि भैया ये हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होगी, हर लेवल पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन में ये बोलते हैं controlling aims to ensure that resources are used effectively and efficiently to achieve predetermined goals. रीजन में ये बोलते हैं controlling is both a backward looking as well as a forward looking function. assertion का मतलब है कंट्रोलिंग एम करती है ये इंश्योर करना कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल हो सके ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके। कंट्रोलिंग के बारे में ये बात बोली गई है। और दूसरा ये बोलते हैं कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। पहले तो यही बता दो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है? यस, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर ए या बी में से आएगा। अब ये बताओ क्या ये आपस में जुड़ी हुई हैं? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग एंड एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना ताकि गोल्स को अचीव कर सके। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ये दोनों बातें तो सही बोल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग का कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे रिसोर्स के इस्तेमाल करने के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, सो B विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं। चलिए 20th और लास्ट MCQ है हमारा। Planning is a prerequisite for controlling. Planning provides standards against which actual performance is compared under controlling. ये बोल रहे हैं प्लानिंग प्री रिक्विसाइट है कंट्रोलिंग के लिए, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो सकती है। सेकंड में बोल रहे हैं प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करती है जिसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है हम उसे कंपेयर करके जो प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट होते हैं उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है उसे मेजर करके जो प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। बताइए फिर यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं क्या? एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? यस, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों सेम चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारे सारे MCQ इस पर्टिकुलर चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करेंगे हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो कि 3 नंबर के हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। Okay, so this question is, how does controlling help in decision making? Illustrate your answer with a suitable example. कंट्रोलिंग कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और आपको ये चीज़ समझानी है एक एग्जाम्पल की मदद से। अब तुम देखो कंट्रोलिंग में होता क्या है, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ, हम डेविएशन फाइंड करते हैं, हम ये फाइंड करते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट? और वो डिफरेंस को कैसे सॉर्ट किया जा सके फिर वो डिसाइड करते हैं। तो काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग तो इन्वॉल्व हो ही रही है, राइट? यहाँ ये बोलते हैं कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। कंट्रोलिंग में हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं जब भी रिक्वायरमेंट अराइज होती है। ऑब्वियसली जब डेविएशन होगी तभी तो करेक्टिव मेजर्स लेंगे। हमने सोचा था 10 होंगे और 10 ही हो रहे हैं, मतलब डेविएशन है ही नहीं, फिर तो क्या ही करेक्टिव एक्शन लेना है इसमें। In an organization, first the manager plans in advance what is to be done, then through controlling he measures the progress and keeps checking that everything is in accordance with the plan or not, and if there is any deviation he takes preventive measures to correct the deviation. ये बोलते हैं सबसे पहले तो मैनेजर एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है, और फिर कंट्रोलिंग के थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, दोनों पे कंपैरिजन करते हैं, दोनों का डेविएशन होती है तो वो फाइंड करते हैं एंड देन उस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। इन दिस वे इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इस तरह से ये फैसिलिटेट करते हैं डिसीजन मेकिंग। और मतलब इसके आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सपोज एन XYZ लिमिटेड प्रोडक्शन इज डिलेड। जो प्रोडक्शन है वो इस कंपनी में डिले हो रही है,
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं टाइम पे। तो अब ऑब्वियस वो क्या बनता है कि हम रिसोर्सेज को टाइमली प्रोवाइड करें। हुआ क्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो डिले हो रही है, मतलब थोड़ा सा जिस टाइम पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो पा रही टाइम से? रीज़न ये है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम टाइमली रिसोर्सेज अवेलेबल करवा के प्रोडक्शन में जो डिले हो रहा है उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिसीजन लिया है कि हमें रिसोर्सेज टाइम पे वो करवाने हैं, मतलब प्रोवाइड करवाने हैं। हमने बोले तो मैनेजर ने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। सो इसलिए दे आर सेइंग कि भाई इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है और एग्जाम्पल से आपको समझा भी दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Now let's move to question number 22. ये बोलता है डिस्कस द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। आपको कंट्रोलिंग के नेचर को डिस्कस करना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग आर एज फॉलोज। इट इज परवेसिव। चाहो तो आप इन सबको हेडिंग बना के और फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वैसे भी लिख सकते हो। एक्चुअली लिखना वैसे ही चाहिए क्योंकि 2 है ये 3 नंबर का, लेकिन अगर आप वैसे लिखेंगे ना, मतलब हेडिंग बना के फिर सब हेडिंग्स होंगी या हेडिंग की एक्सप्लेनेशन होंगी, वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालती है सामने वाले पे, ठीक है। सो ये परवेसिव है, कहने का मतलब ये है हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी एप्लीकेबल होगी, हर एक लेवल पे भी एप्लीकेबल होगी। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और उसके बाद खत्म कर दिया, नहीं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता रहता 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 है। तो कंटिन्यूस है, रेगुलर बेसिस पे रहता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये तो आई गेस मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं पांचों के पांचों, उनमें सेम वे में चिपकाया जा सकता है कि ये गोल ओरिएंटेड रहते हैं। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव्स को अपन फुलफिल कराना चाहते हैं, ओके। सो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? पहला है परवेसिव, कंटिन्यूस एंड गोल ओरिएंटेड। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। एनुमरेट द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। आपको कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस को एनुमरेट करना है। कौन से वाले, वो इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। देखिए पहले के ज़माने में आप कोई भी पॉइंट्स पढ़ के जा सकते थे और आपको मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन आज की डेट में आपको हर एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। रीज़न बीइंग ये स्पेसिफिकली पॉइंट्स उठाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब मान लीजिए आपने लिमिटेशन में इनके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे, तो ऐसे में ये पॉइंट्स पूछ लिए गए आपसे तो आपको कुछ लिखना नहीं आएगा। और ये अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये पॉइंट मतलब सारे पढ़ने हैं क्या? थोड़े बहुत अपनी चॉइस से नहीं पढ़ सकते मैम, सारे पॉइंट्स याद रखने ज़रूरी है क्या? बेटा बिल्कुल रखने ज़रूरी है, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। चलो यहाँ पे तो फिर भी उन्होंने स्पेसिफिकली आपको हेडिंग दे दी है, तो अंदर आप कुछ भी लिख लोगे। होता है ना कि हेडिंग बता दे यार, अंदर का तो अपन खुद ही लिख लेंगे, तो हेडिंग तुम्हें मिल गई है तो अंदर का तुम लिख लोगे। लेकिन व्हाट अबाउट केस स्टडीज़? केस स्टडी में अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन अड़ गया जिसका आंसर ये होगा और तुमने तो ये पॉइंट पढ़ा ही नहीं था, तुम याद ही नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे पूरी केस स्टडी तुम्हारे मार्क्स डुबा देगी। इसलिए सारे पॉइंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे पूछे गए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये समझ लो डेढ़ नंबर का एक्सप्लेनेशन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या लिखेंगे आप? देखिए हर चीज़ को ना क्वांटिटी में डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा, भैया ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 बताओ कितना अच्छा लगा। तो ऐसे में क्वांटिटी कैसे तय करें? 8, 7, 6 कैसे पसंद करें, कैसे वो करें? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वालिटेटिव वे में रहती हैं, क्वांटिटेटिव वे में नहीं हो पाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हर एक चीज़ को क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में सेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। It says control system loses its effectiveness when standards cannot be defined in quantitative terms. This makes it difficult to compare and measure the performance with the standards. This may lead to create problems in human behavior, job satisfaction and employee morale. इससे क्या हो सकता है? बहुत सारा ह्यूमन बिहेवियर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, जॉब सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, एम्प्लॉय के मोरल में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुश्किल हो जाता है पहले तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना। अगर आपने क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड नहीं सेट किए तो कंपेयर कैसे करोगे? क्योंकि कंपैरिजन तो फिर क्वांटिटेटिव में ही हो सकता है ना, ऐसे में थोड़ी ना कंपैरिजन होगा। वो मुझे अच्छा लगा, वो भी मुझे अच्छा लगा,
भैया कौन से वाला ज़्यादा अच्छा लगा कैसे पता लगाओगे? ऐसे कंपैरिजन कर पाओगे तुम? नहीं कर पाओगे। तुम कंपैरिजन सिर्फ क्वांटिटेटिव वे में ही कर सकते हो कि वो मुझे 8 नंबर में अच्छा लगा, वो मुझे 7 नंबर में अच्छा लगा, ऐसे। सेकेंड है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। समटाइम्स क्या होता है ना कि आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वही कुछ भी अलग नहीं करना चाहते हैं, दे प्रेफर व्हाटएवर दे आर डूइंग, ठीक है। उनको लगता है भैया ये जो चल रहा है इसको ऐसे ही चलते रहने दो, इसका कुछ अलग वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो रेसिस्टेंस को भी दूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए, और उसके कारण ये एक और लिमिटेशन में ऐड हो जाता है कंट्रोलिंग की। कंट्रोल सिस्टम इज ऑफ्टन नॉट लाइक्ड बाय द एम्प्लॉयज़। ये यूजुअली एम्प्लॉयज़ द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। दे से इट एज अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन देम। ये उन्हें लगता है कि भैया उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24th क्वेश्चन है विच मेन स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस फंक्शनल एरियाज। कौन से मेन स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं अलग अलग फंक्शनल एरियाज में? चलिए देखिए, यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्मेट में ही सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आई डोंट थिंक सो नॉर्मल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आया था, तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना और अच्छे से इसको ध्यान में बिठा लेना। जहाँ तुम नोट्स बनाते हो वहाँ पे भी लिख सकते हो, ओके। फंक्शनल एरियाज हैं ये, स्टैंडर्ड्स यूज लिखे हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट से हम बात करें प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में हमें स्टैंडर्ड्स बिल्ड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम क्वालिटी वाइज करेंगे, हम क्वांटिटी वाइज करेंगे, कॉस्ट वाइज करेंगे, इंडिविजुअल जॉब वाइज करेंगे कि भैया किसी प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट बैठ रही है, किसी प्रोडक्ट का क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, इंडिविजुअल जॉब क्या है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड्स की तरह यूज़ की जाती है। मार्केटिंग की बात करें तो इसमें आता है सेल्स वॉल्यूम, सेल्स एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस। अच्छा, ये एक MCQ भी आया था जहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए थे ये सारे चीज़ें, दे आस्क्ड यू कि भाई बताओ कंट्रोलिंग के कौन से एलिमेंट के बारे में बात करिए, तो अपन ने लिखा था मार्केटिंग के बारे में बात करिए, राइट। वही चीज़ है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे लेबर रिलेशन, लेबर टर्नओवर, लेबर एब्सेंटिज्म। अगेन ये भी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपको लेबर टर्नओवर हाई है, लो है, तो आप किस वाले एस्पेक्ट पे फोकस करोगे। तो हमने HR मार्क किया था। ये सारे MCQ में पूछे जा चुके हैं। फिर है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इसमें ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्रीज, फ्लो ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ओके। सो ये हैं हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अलग अलग फंक्शनल एरिया से रिलेटेड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। इट सेज एक्सप्लेन हाउ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। कैसे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमारी मदद करता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में। कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल किस तरह से हमारी मदद करता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कंट्रोल शुड फोकस ऑन key result areas which are critical to the success of an organization। ये बोलते हैं कंट्रोल आपका फोकस होना चाहिए, कंट्रोल आपका फोकस होना चाहिए की रिजल्ट एरियाज पे, KRAs बोला जाता है इसे, जो कि क्रिटिकल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। मतलब आप ऐसे मानिए कि इन एरियाज में अगर हल्का भी 19-20 हुआ ना तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। कुछ भी अगर ऐसी एरियाज में, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं कि इनमें हल्का सा भी 19-20 हो गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चली जाएगी। तो ये बोलते हैं ऐसे एरियाज का कंट्रोलिंग करना ज़्यादा आवश्यक है, इंस्टेड ऑफ तुम सारी चीज़ों को कंट्रोल करो। देखो अगर तुम सारी चीज़ों को कंट्रोल करने जाओगे, जैसे मैं बोलूँ तुम हर एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना चाहोगे, ठीक है। तुम्हारे पास फॉर से 5 सब्जेक्ट है, मैं बोलती हूँ चलो 6 सब्जेक्ट है, तुम 6 के 6 सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ना चाहोगे तो तुम कोई भी सब्जेक्ट ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हें पता है अकाउंट्स में प्रैक्टिस लगती है, बिना अकाउंट्स में प्रैक्टिस किए आप अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते हो, आप कमांड नहीं पा सकते हो सब्जेक्ट पे। तो अकाउंट्स की रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए, 2 घंटे के लिए होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अकाउंट्स में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ पूरे पेपर को डुबा देगा वो आपके, राइट। तो अब ऐसे में जो एरिया आपको लग रहा है कि स्पेसिफिक जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना मेरा नहीं चलेगा और इसमें मेरी कमांड भी कम है, आप उसी पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, इंस्टेड ऑफ 6 के 6 वो पढ़ने के। और उन 6 में से एक म्यूज़िक है, एक आर्ट्स है जिसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, वही पढ़नी है बस, बट फिर भी तुम रोज़ उसे लेके बैठे हो क्योंकि तुम हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वो देना चाहते हो। ऐसा सही बात नहीं है ना।
जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है यू विल फोकस मोर ऑन दैट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कम है तुम उस पर फोकस कम करोगे। अब यहाँ पे अकाउंट्स की सब्जेक्ट की मतलब जो रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा थी, तुमने उसको छोड़ के बाकी सबको इक्वालिटी के चक्कर में अकाउंट्स पे फोकस ही नहीं किया और तुम्हारा नैया डूब गया आगे चल के। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, की एरियाज ढूंढो, की रिजल्ट एरियाज, वो एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं एक बिजनेस की सक्सेस के लिए, और उन पे फोकस करो, ठीक है। Then they say when anything goes wrong in these areas, the entire organization suffers. अगर इन एरियाज में कुछ भी गलत होता है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल बताया हुआ है कि लेबर कॉस्ट में अगर 5% इंक्रीज आएगा तो पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पोस्टल चार्जेस में 20% इंक्रीज आता है तो कोई ज़्यादा हानिकारक चीज़ नहीं है आपके लिए। क्यों, ऐसा क्यों बोला हुआ है, सोच के देखो। 5% इंक्रीज हो रहा है सिर्फ लेबर कॉस्ट में, लेबर कॉस्ट में सिर्फ 5% इंक्रीज हो रहा है, वेयरएस पोस्टल चार्जेस में 20% इंक्रीज हो रहा है। आपके लेबर कॉस्ट में 5% ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपके पोस्टल चार्जेस में 20% इंक्रीज हो रहा है। फिर भी ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है, ये वाला जो है वो ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? कायदे से तो हार्मफुल 20% वाला होना चाहिए, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा हाइक है, 15% इससे एक्स्ट्रा है, बट नहीं बोला ना उसको हार्मफुल। क्यों? पोस्टल चार्जेस कितनी बार इस्तेमाल करते होगे तुम पूरे ऑफिस के उसमें कार्यकाल में, पोस्टल चार्जेस कितनी बार इस्तेमाल करोगे? लेकिन ऑन द अदर साइड लेबर कॉस्ट कितनी बार इस्तेमाल करोगे? लेबर कॉस्ट पे जो पैसा तुमने खर्च किया है, क्या वो तुम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करोगे? बिल्कुल करोगे। पोस्टल चार्जेस वाला करोगे? नहीं करोगे शायद। सो कहने का मतलब ये है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है, कंप्लीटली नहीं बट हाँ कुछ हद तक लेबर कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर इसमें कुछ भी हाइक आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको बट ऑब्वियस अपने प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा इफ़ यू वांट योर प्रॉफिट मार्जिन टू बी लाइक नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 15, ठीक है, उसमें 2 रुपये तुम प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे थे और 17 रुपये में तुम बेच रहे थे। अब तुम ऐसे मान लो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 18 रुपये आ रहा है और प्रॉफिट तो यहाँ पे तुम भूल ही जाओ, तो भी तुम्हारा प्राइस क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसे सिनेरियो में क्या करोगे? तुम्हारे कंपेटिटर्स तो ले जाएंगे तुम्हारा पूरा मार्केट, है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? किसी भी सामान को बनाने में जो कॉस्ट इनकर होती है, जो पैसे लगता है, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले तुम्हारी 15 थी, 2 रुपये तुम अपना प्रॉफिट चार्ज करते थे और 17 रुपये में तुम वो सामान बेचते थे। बट आज की डेट में क्योंकि लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारी 18 हो गई है और तुमने सोचा चलो अभी कोई नहीं, ब्रेक इवन पे चलते। ब्रेक इवन भी क्या, लॉस में चले जाते, प्रॉफिट मार्जिन ऐड ही नहीं करते, 0, ठीक है। तो भी तुम्हारा प्राइस तो कितना हो गया, 18 हो गया ना 17 से। अब ऐसे सिनेरियो में तुम्हारे कंपेटिटर्स जहाँ पे पहले 16, 16.5, 17, 17.5 रुपये में बेच रहे थे, वहाँ पे तुम अगर 18 रुपये में बेचोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा मार्केट कौन ले जाएगा? तुम्हारे कंपेटिटर्स ले जाएंगे। इसलिए लेबर कॉस्ट में छोटा सा भी जो इंक्रीज होगा वो ज़्यादा हार्मफुल होगा और उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है कि भैया इस 5% इंक्रीज पे आपको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू पोस्टल चार्जेस, क्योंकि वो आपके लिए एरिया क्या है, क्रिटिकल एरिया है, जिसको हम बोलते हैं की रिजल्ट एरिया। आपका पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए आपको उसको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इंस्टेड ऑफ पोस्टल चार्जेस। बट यहाँ पे अगर तुम इक्वालिटी करोगे कि नहीं हर एक चेंज पे मैं इक्वल फोकस करूँगा, तो तुम अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हो, ऐसा मान लो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। वैसे 4 नंबर के अकॉर्डिंग व्हाट आई फाउंड इन दिस आंसर इज कि ये बहुत ही छोटू आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ये जो एग्जाम्पल वाला पॉइंट है इसको नीचे ले आओ, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ये वाले पार्ट को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हें बताए हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐड कर दो, क्योंकि 4 नंबर में अगर तुम इतना सा आंसर लिखोगे तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा उस आंसर से। अंडरस्टूड? चलो
26th क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, एक्सप्लेन। कंट्रोलिंग में हम पीछे की तरफ देखते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करिए। देखिए मैंने आपको कंट्रोलिंग समझाया हुआ है। कंट्रोलिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, हमने पूरे टाइम जो भी परफॉर्मेंस दी है उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। कंपेयर करने के बाद जो डेविएशंस निकल के आती हैं उन्हें फाइंड करके हम क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। मानते हैं इस चीज को, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में आप कंट्रोलिंग में देख ही तो रहे हैं पीछे, आप कंट्रोलिंग में इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, आप कंट्रोलिंग में देख रहे हैं पीछे, बिल्कुल सही बात है ये तो जब आप पीछे देख रहे हैं तो यही तो लिखा हुआ है पर कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, दो इट्स लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो, क्योंकि इस बार जो तुमने कंट्रोलिंग में सीखा है वो अगली बार तुम प्लानिंग में अप्लाई करोगे, बट अभी उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। 4 नंबर में वो सिर्फ आपसे इसी एस्पेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो बस लिख दो यही एक्सप्लेनेशन अपना उसमें। आ जाए हम एक्सप्लेनेशन में, कर दूं मैं रिमूव इसको, चलिए। Controlling is looking back as it is like a post-mortem of past activities to find out deviations from the standards established. ये post-mortem की तरह है कि भैया पुराना जो हो चुका है उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करता है, डेविएशन फाइंड करने की कोशिश करता है। जैसे पोस्टमार्टम में क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है यूजुअली, मतलब पोस्टमार्टम यूजुअली ऐसे सस्पिशियस टाइप जो वो होती है, मतलब किसी की डेथ उसमें ही किया जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि मर्डर हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं उस डेड बॉडी में से, राइट। बस यही कंट्रोलिंग में होता है कि भैया जो चीज़ें हो चुकी हैं उनमें से इन्फॉर्मेशन निकालो ताकि वो आगे इस्तेमाल हो सके। In fact, the objective of controlling is to check the factors responsible for poor performance in the past so that such mistakes are not repeated in future and the organization can achieve its predetermined objectives. ऑर्गेनाइजेशन अपनी गलतियों से सीखे, पुरानी परफॉर्मेंस से जो भी उसने वो लगाया है, एनालाइज किया है, उसको वो अगली बार के लिए इस्तेमाल करें एंड अपने प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। दैट्स व्हाई वी से कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। अब एक चीज़ अगेन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन कितना है, सिर्फ इतना सा है, ये तो बात नहीं बनेगी। तो जैसे मैंने आपको एक पूरा ये समझाया था बना के, ये बना के दिखाया था, ऐसा ही डायग्राम आप बनाना, ठीक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसके बाद आपकी कंक्लूडिंग लाइन ये होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद आपकी कंक्लूडिंग लाइन ये होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ऐसा मत करना कि सीधा ये लिख दिया, इतना सा लिखोगे 4 नंबर नहीं मिल पाएंगे तुम्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें ये बोलते हैं XYZ Limited is a manufacturer of wall clocks and the company is opting a good control system in order to achieve the targets on time. In context of this, give some of the advantages of controlling. XYZ Limited जो है वो वॉल क्लॉक्स बनाती हैं, मतलब एक कंपनी है जो कि वॉल क्लॉक्स बनाती है एंड इज ऑप्टिंग अ गुड कंट्रोल सिस्टम, और वो ऑप्ट कर रही है अच्छा कंट्रोल सिस्टम ताकि वो टारगेट्स को अचीव कर पाए टाइम पे। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस बताने हैं। देखिए कई बार सीबीएसई क्या करता है कि बच्चे को उलझाने के लिए ना स्टोरी दे देगा अच्छी सी लंबी सी, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट। अब यहाँ देखा जाए तो आपको क्या करना था, एडवांटेजेस बताने थे कंट्रोलिंग के, लेकिन इन्होंने पहले कहानी दे दी कि ऐसे एक कंपनी है जो कि ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, समटाइम्स आपका जो आंसर होता है वो उस पर बेस्ड होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये स्टोरी आपको फालतू में दी जाती है ताकि बच्चा उस स्टोरी में ही अड़ जाए कि कुछ लिंक तो नहीं है इसमें, कुछ और तो नहीं पूछना चाह रहे थे, कुछ और तो नहीं जानना चाह रहे, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, ये चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपको आंसर बहुत अच्छे से क्लिक कर जाएगा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो। A good control system enables a manager to verify whether standards set are accurate or not. एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम एक मैनेजर को मदद करता है ये जानने में कि जो स्टैंडर्ड उसने सेट किए हैं क्या वो एक्यूरेट हैं भी कि नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है ना
स्टैंडर्ड्स आप सेट कर लेते हो, बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, और जब आपकी परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो बिल्कुल मतलब अलग होती है उससे, तो डेविएशन बहुत ज़्यादा लंबी जाने लगती है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपने तो अपनी क्षमता के बहुत ही बियॉन्ड स्टैंडर्ड सेट कर लिए थे। जैसे कल मैं मतलब पहले वाले वीडियोस मतलब पहले वाले पार्ट में इस वीडियो के मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे ने अपना टारगेट सेट कर लिया 95, वो बैरली पास हो पाता था। तो ऐसे सिनेरियो में वो पहुँच ही नहीं पा रहा उस टारगेट तक। तो ऐसे में आपका अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तो आप वेरीफाई कर पाओगे कि स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया वो एक्यूरेट है कि नहीं है। ये फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं कंट्रोलिंग के। फर्स्ट है, अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच इन रिजल्ट इंक्रीजेज द गुडविल ऑफ द कंपनी। अगर एक अच्छा जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जिससे ओवरऑल जो गुडविल होती है कंपनी की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। भैया आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा, जो भी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो ऐसे सिनारियो में ऑब्वियसली लोग तुम्हारे प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे और अल्टीमेटली तुम्हारा ब्रांड फेमस होगा, अल्टीमेटली तुम्हारा मार्केट में जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होगा, तो गुडविल तो आएगी ना। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज। इससे आप वेस्टेजेस रोक सकते हैं, रिसोर्सेज की रोक सकते हैं, एज एन मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते आप कभी भी। It facilitates the fixation of responsibility and one knows up to what level he or she has to perform. इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाती है सबकी और सबको पता होता है कि किस लेवल तक उसको परफॉर्म करना है। ओके, It also facilitates the coordination and thus work flows smoothly in the organization and finishes in time. ये कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव करता है। ये तो ऐसा एक MCQ भी आया था कि कंट्रोलिंग के कारण डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट एम्प्लॉयज में क्या इंक्रीज होता है, और उसका आंसर था कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है, राइट। सो दैट्स वन मोर एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। ये 4 नंबर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर है, बट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। कैसे, इन पॉइंट्स को अगर हम हेडिंग दे देते, हेडिंग देके और उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखते तो और 4 चांद लग जाते इस आंसर में, बट इट्स लाइक काइंड ऑफ गुड, ठीक है, मेरी नज़र में देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या बोलता है देख लेते हैं। In KCF Limited, a food joint is being observed that sales are declining day by day as the company is not able to produce products as per the satisfaction of customers. Suggests if the company imposes a control system, it would be effective or not. एक food joint है KCF Limited और उनकी sales दिन ब दिन डिक्लाइन हो रही हैं क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर ये कंपनी एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम इम्पोज करेगी तो क्या वो इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या वो फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए कंट्रोलिंग कोई बहुत ही चीप प्रोसेस नहीं होती, इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो जब कोई चीज़ एक्सपेंसिव होती है, आप उस पर इतना खर्चा करने वाले हैं तो आप रिजल्ट्स भी चाहते हैं उससे, राइट। तो ये बस जानना चाह रहे हैं कि क्या हमारा KCF में कंट्रोलिंग करना, कंट्रोल सिस्टम वो करना, इम्प्लीमेंट करना क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए आंसर में ये बोल रहे हैं, एज पर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग देयर आर मेनी एरियाज इन द बिजनेस वेयर मेजरेबल स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी सेट। सच एरियाज आर एम्प्लॉयज मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये बोलते हैं बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं कंट्रोलिंग के टाइम पे जिनके लिए स्टैंडर्ड सेट नहीं किए जा सकते, मेजरेबल स्टैंडर्ड सेट नहीं किए जा सकते। उन एरियाज में से कुछ एरियाज ऐसे हैं, एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दस फ्रॉम दिस एस्पेक्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इससे हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करना डिफिकल्ट तो होगा। Even if a manager imposes a control system, it will depend more on his capabilities. He can initiate customer feedback and get information on quality of food, waiting time, service quality, attitude of waiters, etc. ये बोल रहे हैं कि अगर मैनेजर चाहता है कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करना ये ज़्यादातर डिपेंड करेगा उसकी खुद की कैपेबिलिटीज़ पे। देखिए वो तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी मैनेजमेंट ना मैनेजर के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, और मैनेजमेंट में फिर जितने भी फंक्शंस आते हैं वो भी बट ऑब्वियस मैनेजर के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे। तो अगर वो अच्छा कंट्रोल सिस्टम इम्पोज करना चाहता है तो कम्प्लीटली उसकी कैपेबिलिटीज़ पे ये बेस्ड होगा। वो एक काम कर सकता है कि वो कस्टमर फीडबैक फॉर्म इनिशिएट करे, ठीक है, जिसमें वो कस्टमर से रिव्यूज़ ले, आपको क्वालिटी कैसी लगी, वेटिंग टाइम कैसे था, सर्विस क्वालिटी कैसी थी, वेटर्स का एटीट्यूड कैसे था।
ये आपने देखा भी होगा, आजकल जो नए नए कैफे स्टार्ट होते हैं वहाँ पे यूजुअली जब हम बिल पे कर रहे होते हैं तो आपको एंड में लाके ये फॉर्म देते हैं कि प्लीज़ आप ये फीडबैक फॉर्म भरिए, ठीक है, जो मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम कोई भी जेन्युइनली नहीं भरता, एक्सेप्ट फ्यू पीपल, लाइक आई विल टेल यू, मेरी लाइफ में वो फ्यू पीपल में कौन आती है, दैट्स कॉल्ड माई पम पम फ्रेंड, मतलब मेरी फ्रेंड है पम पम, वो आती है, ठीक है। उसको अगर कोई फीडबैक फॉर्म देता है ना, वो लिटरली बैठती है उस पर 5 मिनट अच्छे से लिख के आती है, मतलब हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हो। उसके अलावा मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं देखा जो सीरियसली इसे भरता होगा, ठीक है। सब लोग मतलब ऐसे ही भर देता है, गुड वेरी गुड ये वो, बस वेटर के साथ तुम्हारा अच्छा सा बॉन्ड बन गया एज एन लाइक उसने तुम्हें अच्छे से सर्व किया, खुश होकर सर्व किया, तो तुम खुशी खुशी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हर चीज़ में दे दोगे, चाहे फूड अच्छा हो या नहीं हो। बट ये आपको ऑब्वियसली मैनेजर को खुद की कैपेबिलिटी पे ही जेन्युइन आंसर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा फीडबैक फॉर्म फिल करवा सकता है वो। दिस इन्फॉर्मेशन माइट बी क्वाइट यूजफुल इन फाइंडिंग द प्रॉब्लम एरियाज। इससे क्या होगा कि उसको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हमारा जो मेन कोर एरिया है जहां हम गलती कर रहे हैं वो कौन सा है। फॉर से मैक्सिमम जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग वाज नाइस, बट जो वेटर का एटीट्यूड है वो बेकार है, ठीक है, वेटर का एटीट्यूड जो है वो बेकार है। तो ऐसे सिनेरियो में मैक्सिमम लोग जब एक चीज़ बोल रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो गलती चाह रही है, तो यू लुक इनटू दैट थिंग, मतलब स्पेसिफिकली, राइट। फिर ये क्या बोलते हैं, दस कंपनी कैन वर्क टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसलिए हो सकता है कि कंपनी क्या करे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करे, ओके। सो 28th क्वेश्चन का आंसर है ये। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। That's question number 29. ये बोलता है you are the manager of a tire manufacturing company. If it is reported to you that the postal expenses have increased by 20% and cost of raw material by 2%, which of the two deviation is more critical to you? Give reason. I hope इसका आंसर अब तुम्हें अच्छे से पता होगा, क्योंकि तुमने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जहाँ पे लेबर कॉस्ट 5% से बढ़ रही थी, लेकिन आपकी पोस्टल कॉस्ट 20% से बढ़ रही थी, राइट। सो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप एक मैनेजर हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, मतलब आपकी कंपनी टायर्स मैन्युफैक्चर करती है। इफ इट इज रिपोर्टेड टू यू दैट पोस्टल एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज बाय 20%, अगर आपको बताया जा रहा है कि जो पोस्टल एक्सपेंडिचर हैं वो 20% इंक्रीज हो गए हैं, वेयर एज जो आपके रॉ मटेरियल है वो सिर्फ 2% इंक्रीज हुए हैं, तो इनमें से कौन से वाली बात को आप ज़्यादा सीरियसली लेंगे और कौन से वाली बात आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल होगी? आपको रीज़न देने हैं अपने आंसर के लिए। बताओ कौन से वाली बात ज़्यादा क्रिटिकल होगी? 20% कॉस्ट पोस्टल वाली, 20% हाइक हुआ है यही वाली? नो, द आंसर इज आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल बात होगी रॉ मटेरियल्स में 2% हाइक आना। अब ये क्यों? क्योंकि भाई आपका पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट है। अगर 2% हाइक हुआ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फिर अल्टीमेटली हो सकता है आपका प्राइस बढ़ जाए, तो ऐसे में आपके कंपेटिटर्स आपका मार्केट ले जाएंगे। सेम लॉजिक यहाँ ये बोलते हैं 2% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज मोर क्रिटिकल एज द डेविएशन विच इज अकरिंग इन की रिजल्ट एरियाज शुड बी कनेक्टेड फर्स्ट। 2% इंक्रीज जो आपका रॉ मटेरियल्स में हो रहा है कॉस्ट में, वो आपका की रिजल्ट एरियाज में आता है और आपको पहले वो करेक्ट कराना है। A 2% increase in cost of raw material will have an impact on the profitability, thus it is KRA, whereas 20% increase in postal cost will not have much of the impact on the profitability of the company. Postal cost में 20% का हाइक ज़्यादा profitability को इफेक्ट नहीं करेगा कंपनी की, whereas 2% जो हाइक आपका रॉ मटेरियल में आ रहा है वो कर सकता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे 4 नंबर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आंसर छोटू है, बट देन यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, ये केस स्टडी है, ठीक है। जब भी केस स्टडी आपसे पूछी जाती है तो उसमें आंसर आपका छोटे कम वर्ड्स में हो सकता है, ठीक है। केस स्टडी के लिए रिलैक्सेशन होती है, वहाँ पे यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन अनलेस एंड अनटिल दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन, ओके। तो यहाँ पे छोटे आंसर्स चल सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, वहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। Okay, 30th question है, an ideal control technique is one that checks every bit of performance. Comment. एक आइडियल कंट्रोल टेक्निक जो होती है वो सारी परफॉर्मेंस को हर एक एंगल से अच्छे से चेक करती है। इस चीज़ पे आपको कमेंट करना है, करिए।
दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पहले तो ये आप मतलब कमेंट करने के लिए बोला है ना उन्होंने, तो आपने शुरुआत ही इससे करिए कि ये स्टेटमेंट हमारी नज़र में सही नहीं है। क्यों नहीं है, देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। बट मेरा कहना ये रहेगा कि जब आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नॉट ट्रू ट्रू, तो आपको अपना जो एक्सप्लेनेशन है ना वो नेक्स्ट लाइन से शुरू करना चाहिए, नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करना इस पार्ट को नीचे ले आओ तुम। एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन की एस्पेक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस। जो आइडियल कंट्रोल सिस्टम होता है वो कॉन्सेंट्रेट करता है की एस्पेक्ट्स पे। देर आर सेवरल एक्टिविटीज टू बी कंट्रोल। इन प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैनेजमेंट टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एक्टिविटी ड्यू टू लिमिटेड टाइम। मोर ओवर माइनर डेविएशन फ्रॉम प्लान्स एंड टारगेट्स आर इनसिग्निफिकेंट फॉर सक्सेस। दो चीजें यहाँ पे बोली हैं। अब इनको आप 2 पॉइंट्स में भी लिख सकते थे, वो और ज्यादा अच्छा होता। कौन से 2 पॉइंट्स हैं? एक ये है कि हर चीज में डेविएशन फाइंड करना ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ पे आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इससे भी पहले पढ़ा है कि भाई हर चीज़ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में। कुछ चीज़ें होती हैं जो करती हैं, उन पे आपको फोकस करना है क्योंकि वो की रिजल्ट एरियाज होते हैं, तो उन पे आप फोकस करेंगे। बट हर एक चीज़ को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो बोलते हैं ना, अगर तुम हर एक चीज़ को करने की कोशिश करो, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। तुम लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें देयर इज़ दिस गेम जिसमें एक इंसान को पूरे बेल्ट्स वेल्ट्स लगा के, बच्चों को समटाइम्स इंसानों के लिए भी किया जाता है, उनको एक पर्टिकुलर एरिया में भेजा जाता है, ठीक है, मतलब बेल्ट से ही कंट्रोल्ड होती है, और नीचे बहुत सारा सामान होता है। कभी टेडीज़ होते हैं, मतलब सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, समटाइम्स खाने पीने की आइटम होती है, और उनको बोला जाता है कि तुम जितना पकड़ के ला सकते हो उतना लाने की कोशिश करो। जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं ना और सारा पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब तक वो ऊपर आते हैं ना, आधे से ज़्यादा चीज़ें उनके हाथों से छूट जाती हैं। समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? उसमें ऐसा होता है कि आपको ऐसे लटकाया जाता है बेल्ट्स के थ्रू, और नीचे आपको जाना होता है, यहाँ पे आपके सामने सामान होता है कुछ, आपको वो ऐसे उठाना होता है अपने हाथ पैर की मदद से, फिर आपको ऊपर खींचा जाता है और पीछे भेजा जाता है। और जब तुम इस एरिया से बाहर निकलते हो, उस टाइम पे तुम्हारे पास जो जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी हो जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सब ले ले, और सब लेने के चक्कर में उनके हाथ में बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसे लोग देखे जो ऐसे ऐसे पूरा भर लेते हैं, और जब बाहर निकलते तब तक उनके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। 1-2 पैकेट लेके घर जा रहे होते हैं, 1-2 सॉफ्ट टॉय लेके घर जा रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड आप लिमिटेड भरो, मतलब कुछ चीज़ों को सेलेक्टेड वे में पकड़ो, उनके साथ ऊपर बढ़ो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तुमने पकड़ी नहीं हुई तो इट्स क्वाइट ईजी फॉर यू टू हैंडल इट। फिर तुम जाओगे साइड में, फिर वो होगा, तो ऐसे सिनेरियो में तुम्हारा ज़्यादा फायदा हो रहा है ना। इसलिए हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे, कुछ भी पकड़ाव में नहीं आएगा। इसलिए बेटर है कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ों पे फोकस करो, की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करो, और उन्हीं में डेविएशन फाइंड करके उनको करेक्ट करने की कोशिश करो। सेकेंड, कई बार डेविएशन ना बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लाइक फॉर से 20 होना चाहिए था 19 हो गया। अब भाई कुछ चीज़ों में मैं मानती हूँ 19-20 नहीं हो सकता, लेकिन 19-20 अपने आप में ही कहावत बोली जाती है कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि इस पर इतना ज़्यादा फोकस किया जाए। एक इंसान 96% लाना चाह रहा था, उसके 95.4 आ रहे हैं, दैट्स ओके, मतलब दैट्स समवॉट लाइक आप पहुँच गए अपने टारगेट तक। अब उस पर फोकस करोगे, नहीं मुझे तो 96 ही लाने थे, 96 ही लाने थे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो 2 चीज़ें यहाँ पे जो अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं वो ये हैं कि भाई देखो, एक तो हर एक चीज़ को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड चीज़, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपका यूँ होता है कि भाई इतना चल जाएगा डेविएशन, उसको चलने दो, उसमें ज़्यादा अपने टांग मत अड़ाओ। Therefore, an attempt to control everything is likely to be a futile exercise. Control system should focus attention on exceptional and key factor only. This will help to save time, effort and money. इससे क्या होगा, आपके effort, time और पैसा सब बच जाएगा. Okay? So that's the answer of question number 30. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम 31 पे चलते हैं, जो कि हमारा होगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब वो पहला 6 मार्कर होगा। एंड इसको पूछने के 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, या इसको दूसरा तरीका हो सकता है पूछने का, कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स
स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, या एक और तरीका हो सकता है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, या एक और तरीका हो सकता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इन शॉर्ट सारे ही क्वेश्चंस में दे वांट टू नो द प्रोसेस, द स्टेप्स इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो बस वही लिखना है, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है बहुत बार कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर की, सो वो स्किप नहीं कर सकते। Controlling is measuring and correcting the activities of the subordinates to ensure that events conform to plans. It is a systematic process involving a series of steps which are as follows. फर्स्ट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिससे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स आर दोज क्राइटेरियाज ऑन विच द एक्चुअल परफॉर्मेंसेज आर मेजर्ड। दीज स्टैंडर्ड्स सर्व्स एज बेंचमार्क टुवर्ड्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू वर्क। ये बेंचमार्क होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं, जहां तक आपको पहुंचना होता है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब एक बार आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, उसके बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, मतलब देखेंगे कि आपने एक्चुअली कितना परफॉर्म किया, कैसा किया। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स। दिस कैन बी डन बाय ऑप्टिंग सेवरल मेथड्स लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिनमें से कुछ तरीके यहाँ पे मेंशन्ड है। देन नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स। ये था आपका स्टैंडर्ड सेट, ये आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। वर्सेस नहीं आएगा, एक्चुअली कंपैरिजन आएगा, और उसमें से फिर जो जो गैप आपको लगे, जो जो डेविएशन आपको लगी, आपने वो लिखी। तो इसमें ये बोलता है इन दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंसेज आर कंपेयर्ड विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। सच कंपैरिजंस रिवील द डेविएशन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। Analyzing deviations. At this stage, acceptable and non-acceptable deviations are analyzed. इस stage पे acceptable और non-acceptable deviations मिलती हैं, analyze की जाती हैं। Two methods are generally used. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। डेविएशन एनालाइज करने के लिए दो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसके बारे में हमने 2-3 क्वेश्चंस में बात कर ली है कि यहाँ पे की रिजल्ट्स एरिया डिटर्मिन किए जाते हैं, जिनमें अगर थोड़ा भी वेरिएशन होगा तो आपका कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें ये बोलते हैं इट मीन्स दैट इफ द मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग ही मे एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। अगर कोई मैनेजर ट्राई करता है हर कुछ कंट्रोल करने की, तो हो सकता है कि वो कुछ भी कंट्रोल ना कर पाए। Thus he should first handle the significant deviation which require his priority. इसलिए उसे पहले अपना significant deviation handle करना चाहिए which require his priority, जो कि उसका priority deserve करता है। मतलब देखिए, जो मैंने वो लाइन बोली थी ना कि जब हम सैंड को हाथ में बहुत टाइटली कस के पकड़ने की कोशिश करते तो सैंड रिलीज हो जाती है ना अपने हैंड से, वैसे ही होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है, फ्यूल मतलब अगर आप हर एक चीज़ ट्राई करने के पीछे जाओगे, कुछ ट्राई नहीं कर पाओगे। इसलिए फाइंड योर प्रायोरिटीज़, उन पे ही फोकस करो। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये होता है लास्ट स्टेप। इसमें क्या करते हो, जो डेविएशन तुमने फाइंड किया उनको तुम कैसे करेक्ट कर सकते हो, कैसे तुम स्टैंडर्ड जो तुमने एस्टेब्लिश किए थे उन्हें रीच कर सकते हो, वो पता लगाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। रीजन बीइंग, पूरी कंट्रोलिंग करी तो इसलिए जा रखी है ताकि वो करेक्टिव एक्शन लिए जा सके। After the deviation and their causes are analyzed, the task is to remove the hurdles from the actual work plan. The purpose of this step is to bring the actual performance up to the level of expectations by taking corrective measures. यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि जो actual performance आपने दी है उसको उस level पे लेके आएँ जो आपने expectations आपके पहले set की थी, मतलब जो standards आपने set किए थे, ताकि जो deviations हैं वो सारी गुम हो सके, जा सके। ठीक है, तो ये है 5 स्टेप्स जिनमें आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इसमें मैं बोलूँगी पहले ना ऐसे फ्लो चार्ट बना के ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करना कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन पार्ट में आना, और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा आपका एग्जामिनर। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट वो है पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। इसको पूछने के हैं 4 तरीके, जिसमें फर्स्ट तरीका है
Controlling is an indispensable function of management. Do you agree? Give 4 reasons in support of your answer. Controlling एक ऐसा हिस्सा है मैनेजमेंट का जिसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता. क्या आप इस चीज़ को अग्री करते हैं? आप 4 रीजन बताइए अपने आंसर के सपोर्ट में. State any 5 points that highlight the importance of controlling. 5 पॉइंट्स बताइए जो कि कंट्रोलिंग प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं. और एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 5 पॉइंट्स विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. 5 पॉइंट्स बताइए जो कि कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं. यू आर अ मैनेजमेंट गुरु. यू हैव बीन आस्क्ड बाय द बिजनेस फर्म टू मेक इट्स मैनेजर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. गिव एनी 4 आर्ग्यूमेंट्स. आप मैनेजमेंट गुरु हैं और आपको बोला गया है कि आप अपने बिजनेस फर्म को आप अपने लोगों को मैनेजर को ये इंपॉर्टेंस समझाइए कंट्रोलिंग की, और इसके लिए आपको 4 आर्ग्यूमेंट्स देने. तो 4-5 सारे उसमें यही बोला हुआ है. पहले और फोर्थ में 4 पॉइंट्स पूछे हुए हैं, दूसरे में और तीसरे में 5-5 पॉइंट्स दूसरे में, हाँ, सेकेंड और थर्ड में 5-5 पॉइंट्स पूछे हुए हैं. तो अल्टीमेटली जितने भी पॉइंट्स पूछे होंगे उतने लिख देना, ठीक है. Controlling as a function of management ensures that activity is conformed to the standard. It involves establishing standards and measuring performance against these standards. स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करो और परफॉर्मेंस एनालाइज करो और परफॉर्मेंस ऐसी दो कि स्टैंडर्ड्स को मीट करे. यही मेन मुद्दा होता है, यही मेन काम होता है कंट्रोलिंग में. इंपॉर्टेंस में फर्स्ट ये बोलते हैं अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सपने देखे हुए हैं कंट्रोलिंग की मदद से हम उन्हें पूरा कर पाते हैं. ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में लिखा जाता है, ठीक है. इट मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड फाइंड आउट डेविएशन. हाँ, बस एक्सप्लेनेशन हर एक फंक्शन में डिफरेंटली की जाएगी. प्लानिंग की एक्सप्लेनेशन अलग होगी, ऑर्गेनाइजिंग की अलग होगी, मतलब वो उनके रिस्पेक्ट में होगी ना, उस पर्टिकुलर फंक्शन के रिस्पेक्ट में. इसलिए याद रखना एक्सप्लेनेशन सेम मत चिपका देना हर जगह कि रट्टीबाजी कर ली कि मैम ने बोला था सारे उसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं तो अपन एक्सप्लेनेशन भी सेम लिखेंगे. नो. In the absence of control system, activities may not be carried out according to the plans. हो सकता है कि अगर आप कंट्रोल सिस्टम नहीं एस्टेब्लिश करें तो एक्टिविटीज़ प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क ना करें. Thus we can say it guides the organization and keeps it on the right track so that it can attain its goal. तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मतलब गाइड करती है और राइट ट्रैक पे भी रखती है. चलिए, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स. देखिए, स्टैंडर्ड हम सेट कर लेते हैं बट नॉट नेसेसरी जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं वो हमेशा एक्यूरेट ही हों. तो आपको कंट्रोलिंग से पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं, स्टैंडर्ड से आपका कितना वेरिएशन जा रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने का काम भी होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ऑब्वियसली जब आप ढंग से काम करेंगे, मॉनिटरी सुपरविजन सब कुछ रहेगा आपके ऊपर, तो वेस्टेज कम होएगी. आप हर एक काम आप चाह ही नहीं रहे डेविएशन आए, डेविएशन नहीं आएंगे तो आप बहुत ढंग से काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से होगी, जिसके कारण आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली इस्तेमाल होंगे. इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को भी इम्प्रूव करता है. हाउ कम? It says it helps employees in realizing what they are expected to do and what are the standards of performance. देखो, पहले ही अगर तुम इंसान को बता दो कि भैया तुझे ये अचीव करना है, तेरे लिए ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तुझे इसके लिए वर्क करना है, तो वो ऑब्वियसली उतना मोटिवेटेड रहेगा. जैसे मेरे को बोलते हैं, अगर मैग्नेट ब्रेन्स ने मुझे बोल दिया कि मैम हमें आपकी इस वीडियो पे इतने व्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए, तो आई ट्राई एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड ना कि भैया उतने व्यूज़ आ जाएं, राइट. मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी. तो जब हमें टारगेट्स पता होते हैं, जब हमें स्टैंडर्ड्स पता होते हैं, जब हमें गोल्स पता होते हैं, तो हम बहुत ही जिद्दोजाहिद से काम करते हैं, राइट. और वहीं पर अगर हमारे ऊपर कोई भी ऐसी नज़र ना रखी जाए, नहीं ऐसा कोई टारगेट दिया जाए, तो हम बहुत लीनियंटली काम करते रहते हैं. मुझे बोला जाए कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें कल तक कंप्लीट करना है, तो मैं पूरे एफर्ट्स डाल के उसको कल तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी. बट अगर ये कोई डेडलाइन ही नहीं है कि जब मर्जी सबमिट कर देना, तो मैं लटकाती रहूंगी ना उस चीज़ को. यही तो होता है हम लोगों के साथ, मतलब तुम लोगों के साथ भी होता होगा प्रीटी श्योर. अगर टीचर डेडलाइन दे देता है कि भैया परसों तक ये पर्टिकुलर चीज़ सबमिट करनी है, तो तुम आज और कल में उसे किसी भी वे में निपटा लोगे. लेकिन अगर कोई डेडलाइन नहीं होगी, बस ओके. सो यहाँ पे एम्प्लॉय की मोटिवेशन लेवल भी थोड़ा सा हाई रहता है बिकॉज ऑफ दिस. चलिए, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. भाई जब हर एक चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से करनी है ताकि डेविएशंस ना आए तो उनको करेक्ट किया जा सके, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ऑर्डर मतलब डिसिप्लिन में चलते हो. जैसे आपको टारगेट्स दे दिए गए हैं, आपको पता है आपको वो अचीव करने हैं, तो आप अपनी तरफ से वेस्ट नहीं करोगे अपना टाइम कि भैया चलो थोड़ा चिल कर लेते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, गॉसिप कर लेते हैं. नहीं, आप
आराम से बैठ के ढंग से काम कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे, कैसे उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव किया जा सकता है, कैसे उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे फोकस करोगे जो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर डिसिप्लिन ला देगा। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरे एफर्ट्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे के एफर्ट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इससे फिर वो कोऑर्डिनेशन वाली भावना भी आ जाती है कि भैया अब जो भी है इन्हीं के साथ काम करना है तो ढंग से ही कर लो, है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लोग, अलग अलग एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है कंट्रोलिंग के चलते हुए। चलिए ये है इसका आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, जो भी ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें 4 पॉइंट्स पूछे थे बस 4 उसमें लिख देना, और जो क्वेश्चन 2 ऐसे थे जिनमें 5 पॉइंट पूछे थे उनमें 5 लिख देना, 2 यहाँ पे 6 बताए हुए हैं। चलिए 33rd और 34th दोनों ही हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये 2 लास्ट के क्वेश्चंस हैं जो 6-6 नंबर के हैं और इसमें हम केस स्टडी पढ़ेंगे। चलिए ये है कंट्रोल सिस्टम एट FedEx. FedEx operates an $18 billion delivery system from its 8 US and 7 international hubs. It operates more than 630 airplanes, 42500 vehicles, and 44400 drop-off locations. It delivers more than 3 million express packages to customers in more than 200 countries. Effective control was one of the key to FedEx increased profits during the past decade. An important part of the control system was the ability to track customers' parcels at each stage of collection, shipment, and delivery. Also at FedEx, its controls help identify which customers generate the greatest profits and which eventually end up costing the company. FedEx closes accounts that aren't profitable to serve, such as those in small, widely scattered locations. The internet has enabled FedEx to attract and hold new customers by providing them with crucial information as needed. Customers can log on to the internet and follow the progress of their packages. By providing timely information about services and cost, along with parcel progress to its customers, FedEx has been able to expand rapidly to its customers base. More than 2.5 million customers are connected electronically with FedEx. With reference to the above case, explain the steps involved in the process of controlling. अब देखिए आप यहाँ पे ये पढ़िए, पूरी केस स्टडी पढ़ ली हमने, ठीक है। हमने इतनी शिद्दत से पढ़ी केस स्टडी कि अरे इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भैया आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप्स बताने हैं। वो तो कोई भी केस स्टडी देगा सेम ही रहेंगे क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही है, समझ रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी केस स्टडी को अगर आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से भी पढ़ ले तो तब भी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस, फिर जाएंगे हम केस स्टडी पे, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पॉइंट पूछा हुआ है जो केस स्टडी से रिलेटेड है तो वो उस टाइम हम मार्क कर ले और हम सही आंसर तक पहुंच पाएँ, ठीक है। सो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछा हुआ बट स्टिल मैं आपको केस स्टडी एक्सप्लेन करूँगी। इट सेज FedEx जो है वो $18 बिलियन डिलीवरी सिस्टम ऑपरेट करता है 8 US में और 7 इंटरनेशनल हब से। 630 एयरप्लेन्स हैं, 42500 व्हीकल्स और 4400 ड्रॉप ऑफ लोकेशंस है इसकी, मतलब फैक्ट्स दिए हुए हैं इन शॉर्ट, ठीक है। इनका जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ये काफ़ी प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर पाए हैं पिछले 10 सालों में। इनके जो कंट्रोल सिस्टम की जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है ट्रैक कर सकते हैं कस्टमर अपने पार्सल को कलेक्शन के टाइम पे, शिपमेंट के टाइम पे और डिलीवरी के टाइम पे भी। और ये Customer generate the greatest profits. Its control help identify which customer generate the greatest profit. इनका जो कंट्रोल सिस्टम है ना वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा कस्टमर जो है वो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट जनरेट करता है और कॉस्टिंग में एंड अप कॉस्टिंग द कंपनी, और इवेंचुअली कॉस्टिंग में मतलब लाइक कॉस्टिंग इंक्रीज करता है कंपनी की इन अ वे देखा जाए तो। FedEx क्या करता है, क्लोज करता है ऐसे अकाउंट जो कि उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं और जो छोटे होते हैं वाइडली स्कैटर्ड लोकेशंस पे होते हैं। इन शॉर्ट वो अच्छे कस्टमर्स कौन से हैं जिनकी वजह से इनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है उसके बारे में बता पा रहे हैं इन्हें। देन ऐसे लोगों के बारे में बता पा रहे हैं जो कि फालतू की कॉस्टिंग ऐड कर रहे हैं कंपनी के लिए, और ऐसे अकाउंट्स जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट करके ऐसे अकाउंट्स को वो कर दे, ख़त्म कर दे जो कि
प्रॉफिटेबल या फिर उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। द इंटरनेट हैज़ enabled FedEx टू अट्रैक्ट एंड होल्ड न्यू कस्टमर्स प्रोवाइडिंग देम विद क्रूशियल इन्फॉर्मेशन एज नीडेड। जो इंटरनेट है वो इनेबल करती है FedEx को अट्रैक्ट करने में ऐसे कस्टमर्स, उन मतलब बढ़िया बढ़िया कस्टमर्स, नए नए कस्टमर्स, ताकि कैसे प्रोवाइड करती है उनको क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ठीक है। कस्टमर्स कैन लॉग ऑन टू द इंटरनेट, कस्टमर क्या कर सकते हैं, ऑन मतलब इंटरनेट पे लॉग इन कर सकते हैं और अपने पैकेजेस को, अपने जो भी पार्सल है उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज एंड कॉस्ट अलॉन्ग विद पार्सल प्रोग्रेस टू इट्स कस्टमर, FedEx हैज़ बीन एबल टू एक्सपैंड रैपिडली टू इट्स कस्टमर बेस। क्योंकि ये कस्टमर को इतनी बढ़िया सर्विसेज देते हैं कि उनको आराम से पता चल जाता है उनका पार्सल कहाँ तक पहुँचा है, तो उसके चलते हुए दे आर सेइंग कि भैया कस्टमर बेस इनका बढ़ता जा रहा है, मतलब कस्टमर काफ़ी खुश है इनसे। मोर देन 2.5 मिलियन कस्टमर्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, इनसे 2.5 मिलियन कस्टमर्स कनेक्टेड हैं, उससे भी ज़्यादा। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस बताने हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस कौन सेम रहेगी जो अभी हमने पढ़ी थी, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। अब आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी ऐसा है जो मैं आपको दोबारा से समझाऊं, सो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा बड़े वे में किया हुआ है, बट बात वो सेम ही बोल रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेनेशन इंक्रीज कर दिया है, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड यू कैन रीड इट लाइक लेटर ऑन। चलिए, जो केस स्टडी 2 है वो है Couple and Company is a large manufacturing unit. Recently, the company has conducted time and motion studies and concluded that on an average, a worker could produce 300 units per day. However, it has been noticed that the average daily production per worker is the range of 200 to 225 units. Name the function of management and identify the steps in the process of this function which helped in finding out that the actual production of a worker is less than the set. ये बोल रहे हैं कि अभी एक का मोशन स्टडी कंडक्ट हुई है, टाइम एंड मोशन स्टडी, और पता लगा है कि एक वर्कर का देखा जाए तो एवरेज क्या है पूरे दिन का 300 पर यूनिट, 300 यूनिट्स पर डे है, ठीक है। मतलब एक वर्कर इतना प्रोड्यूस कर सकता है आसानी से, बट अभी देखा जा रहा है कि वो 200 से 225 यूनिट्स ही बना रहा है। ये हमारा टारगेट है 300, क्योंकि मैक्सिमम मतलब इतना मिनिमम आराम से प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है। हमें क्या बताया हुआ है, स्टैंडर्ड बताया हुआ है, हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस बताई हुई है। फिर हमसे पूछा गया कि बताइए कौन सा फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, आराम से पता लेंगे हम, तो कंट्रोलिंग फंक्शन हो रहा है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड हियर इज कंट्रोलिंग। यहाँ पे आपको पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब पहले आपको बताया हुआ है जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, बेंचमार्क सेट किए हुए हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस बताई हुई है कि ये हो रही है, और फिर आपको आगे बताना है कि क्या हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं उस चीज़ को कर्ब करने के लिए, राइट। तो हमारा क्वेश्चन कंट्रोलिंग के बारे में बात कर रहा है, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम है कि प्रोसेस बताइए। प्रोसेस में अगेन सेम स्टेप्स आते हैं, मैं साइड खड़ी हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फंक्शन identified in part 1 and to ensure the performance as per the time and motion studies, explain what further steps a manager has to take. मैंने आपसे बोला था ना कि आपसे ज़रूर पूछेंगे कि फर्दर स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, तो आप डेविएशन फाइंड मतलब वो करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप एनालाइज करेंगे डेविएशन और करेक्टिव एक्शन लेंगे। एंड दैट्स इट, यहाँ पे हमारे 34 क्वेश्चंस और ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आए। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड विद दैट, अगर आपको बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कहाँ जाना है। अगर आपको सारी प्लेलिस्ट चाहिए, 12th क्लास की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं एक ही जगह चाहिए, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर लिखा हुआ है प्लेलिस्ट लिंक, ठीक है। वहाँ पे एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करना, और जैसे तुम उस फॉर्म को फिल करोगे तुम्हारे मेल आईडी पे सारी प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा जितनी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है आप लोग स्किप कर देते हो, कई बार ऐसा है कि आप लोग जब 11th में थे तब मैंने ऐसा कुछ बनाया था जो आपके आज काम आ सकता है, लाइक केस स्टडीज़ 2020, हर चैप्टर की 20-20 केस स्टडी मैंने उठाई थी। कुछ बच्चे बीच में मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम केस स्टडी में बड़ी दिक्कत जा रही है, तो उन्हें पता ही नहीं था कि देयर इज़ दिस प्लेलिस्ट एग्जिस्टिंग जो कि आपकी मदद के लिए बनी हुई है। तो ऐसी सारी प्लेलिस्ट आपको उस फॉर्म के लिंक से मिल जाएगी, मतलब लाइक डूइंग दैट थिंग, और वहाँ से वो ले लीजिए। और ये तो आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब पे एज वेल एज एप्लीकेशन पे एज वेल एज वेबसाइट तीनों जगह अवेलेबल है, और 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं आप उसका। एंड ये सारे कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, कुछ हम आपको देने वाले हैं, सो यस उसका भी फ़ायदा उठाइए, ठीक है।
सो अच्छे से पढ़िए, बढ़िया तरीके से, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक अस फील प्राउड। ठीक है, थैंक यू सो मच।